So the concept of the state, राज्य क्या है? अभी आपने कल जो टॉपिक देखा था स्टेट लेस सोसाइटीज, राज्य विहीन समाज। इसका मतलब होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी होती है जिसमें लोग किसी के भी अंडर में नहीं होते, वो टोटली फ्री होते हैं। अभी भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जो सोसाइटीज है, कम्युनिटी है, वो टोटली फ्री है। उनके ऊपर किसी तरीके की कोई बैरियर, कोई रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, और वो किसी चीज के ऊपर अपना राइट भी नहीं दिखाते हैं, किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार सॉर्ट नहीं करते। उनके हिसाब से किसी को भी जहाँ भी रहना है रहे, जो भी चीजें यूज करनी है, यहाँ तक कि वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी करते हैं जिनको आज के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलीगल माना जाता है। Just like hunting of the animals, wild animals. In most of the democratic countries, this is illegal activity, and it is totally prohibited by the international and national organizations, especially from the side of the government. The hunting is banned, but many African countries and the tribal areas of Africa, this activity is continuously going on and practicing. So these societies can be said the stateless, can be said, not totally, but can be said the stateless, because there is no rule, laws and restrictions are working. They are totally free and they can do which they like, as they like. So the concept of state, this is continuing from many parts of the world and also in India, and you have listened in the Ramayana and Mahabharata. There were some states, those were called Mahajanpadas. रामायण महाभारत में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये एक तरीके के डिफाइंड और कैप्चर्ड, वेल गवर्न्ड एरियाज होते थे। ये कुछ विशेष क्षेत्र होते थे जिनमें कि कोई न कोई एक राजा, सम्राट या फिर कुछ लोगों का एक संघ, यूनियन उनके ऊपर राज करता था, और उस एरिया विशेष के सभी नागरिकों की जिम्मेदारी और उनकी सुरक्षा, ये पूरा जो अधिकार और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये उस राज परिवार की या उस संघ की होती थी जो वहां पर रूल करता था। तो ये कॉन्सेप्ट वहां से चला रहा है, एंशिएंट टाइम पीरियड से, और जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से धीरे धीरे ये अपने आप बोलोगे इनफॉर्मल फॉर्म में था। पुराने जो राज्यों का, स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, दैट वाज वेरी सिंपल एंड इट वाज डोमिनेटेड एंड कैप्चर्ड बाय ए फैमिली और बाय ए पर्टिकुलर पर्सन हु वर कॉल्ड द किंग और क्वीन। ये कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके जनता के ऊपर जबरदस्ती इम्पोज किए जाते थे रूल्स, लॉज, और वो कहते थे कि हम आपके राजा हैं, आप हमारी प्रजा हैं और हमारे ऑर्डर को फॉलो करें। और जो स्टेट्स का कॉन्सेप्ट था वो सिंपल होता था, एक राजा है, उसका ये राज्य है, इतने इतने क्षेत्र इसमें आते हैं, इतने गांव, इतने शहर, और उन सभी को उस राजा का ऑर्डर फॉलो करना है। जरूरत पड़ने पर राजा को लोग टैक्स भी लगाते हैं, सिंपल वे में होता था। लोगों की पर्सनल एक्टिविटीज से राजा को ज्यादा मतलब नहीं होता था। लोग अपने लाइफ में पर्सनली और क्या कर रहे हैं, इससे उनको ज्यादा मतलब नहीं था। आजकल देखते जैसे मैरिजेस के मैटर्स हैं, जाति और धार्मिक मसले हैं, इसके बाद एजुकेशन सिस्टम है, इस पे गवर्नमेंट बहुत कुछ करती है। आप सीधा से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है सब मामलों में जनता की। उस टाइम पीरियड में कोई पढ़े चाहे ना पढ़े, राजा को इससे कोई मतलब नहीं, वो स्कूल और टीचर आपके लिए अवेलेबल नहीं कराने वाले। आप कहाँ पर कैसे मैरिजेस कर रहे हैं,
कौन सी रिलीजियस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे भी राजा को ज़्यादा मतलब नहीं था। हाँ, कुछ कट्टरपंथी राजा हुए हैं, उन लोगों ने जरूर अपने साथ साथ जनता को भी किसी धर्म विशेष से या किसी एक्टिविटी से जोड़ा और उसको फॉलो करने के लिए लोगों को प्रेशराइज किया। वो कुछ एक्सेप्शनल है, वो अलग मैटर्स है। उसका मतलब ये होता था कि रिलीजन कहीं ना कहीं पर उनके मोनार्की सिस्टम को, उनके राजशाही को सपोर्ट कर रहा था या उसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा था, इसलिए उनको ऐसा करना पड़ा। अदरवाइज उस टाइम पीरियड में स्टेट का कॉन्सेप्ट आज के स्टेट के कॉन्सेप्ट से बहुत डिफरेंट है। आज जो राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, उनमें बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बिना किसी भी स्टेट को कंप्लीट नहीं बना जा सकता। जस्ट लाइक नंबर 1, state has its geographical area and boundaries. It's a geographical area or boundaries. सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये, आज के जो राज्य है, यहाँ पर स्टेट का मतलब सिर्फ एक स्मॉलर स्टेट, हम लोग जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिर्फ इतने से ही नहीं है, ये भी स्टेट है। दीज आर ऑल्सो द वेल डिफाइंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड जियोग्राफिकल एरियाज। दीज हैव द बाउंड्रीज व्हिच आर डिफाइंड। ये भी स्टेट है, राज्य है, लेकिन और बिगर इनको ये प्रोविंशियल स्टेट्स है, ये छोटे छोटे डिवीजन्स है। एक बहुत बड़ा स्टेट जिसको हम लोग इंडिया कहते हैं। इंडिया इज अ कंट्री एंड इट्स स्ट्रक्चर इज आल्सो सेम एज देयर स्टेट्स। भारत के जो जितने भी डिवीजन्स हैं, राज्य हैं, उन सभी का भारत पूरा क्या है, यूनियन है, कंबाइंड फॉर्म है। संविधान में से लिखा हुआ है, इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत राज्यों का संघ है, मतलब बहुत सारे राज्य हैं और उन सबको मिला करके भारत जैसा पूरा एक बड़ा राज्य बना हुआ जो कि उसका यूनियन कहलाता है। तो इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये जो भी जिनको आप कंट्रीज कहते हैं, जनरली नेशन और कंट्रीज, दीज आर द बिगेस्ट और द लार्जर फॉर्म ऑफ स्टेट्स। इसीलिए आपने हिस्ट्री में और पॉलिटिकल साइंस में कभी कभी देखा होगा, इसको नेशन स्टेट भी बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड द नेशन स्टेट। दिस इज द कंप्लीट वर्ड, राष्ट्रीय राज्य। वास्तव में जो उन लोगों ने स्टेट लिखा है, उसको अगर आप सही तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये निकलेगा नेशन स्टेट, राष्ट्रीय राज्य की बात हम लोग कर रहे हैं। इंडिया, जर्मनी, यूएसए, चाइना, दीज आर द नेशन स्टेट्स, राष्ट्रीय राज्य। सो फर्स्टली इट हैज द जियोग्राफिकल एरिया और बाउंड्रीज। नेक्स्ट, the well defined organization that is called government. इन स्टेट्स की एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट उनकी सरकार होगी। नेशन स्टेट्स के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट और मेन फीचर है कि उनके पास एक सरकार होगी। नेक्स्ट, the set of rules and laws, उनके पास एक सेट होता है पूरा नियम कानून का, that is generally called the constitution। उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। तो नेशन स्टेट में पहले आपने देखा उनका तो एक पर्टिकुलर डिफाइंड बाउंड्री लाइन वाला एरिया होता है, जिसको देख करके हम लोग कह सकते हैं, जब भी इंडिया का मैप बनता है कहीं बनावट रूप से देख लेते हैं, ये मेरा इंडिया, दैट इज आवर इंडिया। उसके आप जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर से समझ जाते हैं।
आपको पता है उसकी बाउंड्रीज कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया का मैप कहीं बना होता है और तो आप ऑब्वियसली देख करके बता सकते हैं दिस इज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि उसका ज्योग्राफिकल एरिया और बाउंड्री फिक्स है और उसको देख करके बताया जा सकता है यहाँ यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया की सीमाएं हैं। तो ये तो नेसेसरी था ही, उसके पास एक फिजिकल ज्योग्राफिकल एरिया होता है। नेक्स्ट इज देयर इज ए ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिफाइंड गवर्नमेंट। वहां पर एक रूलिंग का सिस्टम होता है जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये अलग अलग कंट्रीज में वेरिएबल है, कहीं पर प्रेसिडेंट सबसे सुप्रीम होता है, सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री, और किसी अदर कंट्री में हो सकता है क्वीन और किंग मे बी द सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री, जस्ट लाइक इन ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन में वहां पर क्या है, कंट्री के सबसे जो सुप्रीम हेड है वो वहां के राजा या रानी होते हैं। दूसरे अदर कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर हो सकता है किसी कंट्री में, सुप्रीम हेड। जर्मनी में जर्मन चांसलर वो सबसे सुप्रीम हेड होते हैं। नाम अलग अलग होते हैं, उनकी पावर्स भी डिफरेंट हो सकती है। सभी देशों के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उनकी पावर्स और उनकी जो एलिजिबिलिटीज है वो एक जैसी नहीं है। भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति के बिल्कुल बराबर नहीं है, दोनों में डिफरेंसेस है। लेकिन गवर्नमेंट नाम की एक संस्था होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। मैंने भी आपको बताया प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या है, कुछ ऑथराइज्ड पर्सन है जिनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज मिलती है और साथ में इनके पास पावर्स भी होती है। फिर अगली एक चीज जो इंपॉर्टेंट है नेशनल स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, जिसके बिना नेशनल स्टेट अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता है, एंड दैट इज द सेट ऑफ द रूल्स एंड लॉज, दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित रूप में या लिखित रूप में नियम कानून का एक पूरा बंच होता है, ग्रुप होता है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये भी नेशनल स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सब पॉलिटिक्स में चल रहा है। मैंने आपको बताया था इन द अर्लियर societies the politics was in its simplest form. This was only the ruling authority, and the authority can be taken by or captured by any family or person. शुरुआती दौर में राजनीति केवल कुछ परिवारों तक और राजाओं तक ही सीमित थी और वो कोई भी ऐसा ताकतवर व्यक्ति बन सकता था जो जनता के ऊपर कंट्रोलिंग कर लेता था। वहां पर सारा कुछ सिंपल होता था। बट नाउअडेज the states and politics is not too simple, it is very complex nowadays। आप देख रहे हैं कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई। इसने एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया जिसको नेशनल स्टेट बोलते हैं। नेशनल स्टेट में फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, उनके बिना तो नेशनल स्टेट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आज पूरी दुनिया में जो भी देश संघर्ष कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से नेशनल स्टेट राष्ट्रीय राज्य नहीं बन पा रहे हैं या वहां पर रूलिंग सिस्टम डेमोक्रेसी सही से वर्क नहीं कर पा रही, उसका रीजन यही है कि उन लोगों के पास ये जो कुछ फीचर्स हैं जो नेशनल स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको वो लोग पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, इम्पोज नहीं कर पा रहे या फिर ये वर्किंग नहीं कर पा रहे। अब चाहे वो नेपाल हो, हमारे पड़ोसी देश मालदीव हो, श्रीलंका हो, कोई भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं जहाँ पर अपने उनके खुद के सिटीजन ही रिवोल्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लगातार और फिर से नए कॉन्स्टिट्यूशन की, नए तरीके के गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की डिमांड कर रहे हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर फीचर्स which are important and these are also the part of the nation state. Just like you have read the concept of rights, नेशनल स्टेट में, राज्यों में लोगों के राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं। वो टोटली इंडिपेंडेंट भी नहीं होते हैं और टोटली स्लेव के फॉर्म में कहीं से बॉन्डेज भी नहीं होते हैं। ना तो किसी से बहुत ज्यादा बंधे होते हैं, किसी के गुलाम होते हैं, ऐसा नहीं है, और ना ही बहुत ज्यादा उनको फ्रीडम होती है कुछ भी करें, ऐसा भी नहीं है। दे हैव देयर freedoms within some limitations. In the nation states, people have the freedom
विद इन सम लिमिटेशंस, लोगों को आज़ादी होती है लेकिन कुछ सीमाओं के भीतर। नेशन स्टेट का एक और पॉइंट जो आप पढ़ रहे थे, दैट इज द सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, इसको क्या बोलेंगे? संप्रभुता। ये कुछ पॉलिटिक्स के डिफिकल्ट वर्ड और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, जिनको लेकर के आपके माइंड में क्वेश्चंस आ सकते हैं। संप्रभुता मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट और टोटली डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ और हिमसेल्फ, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर। सॉवरेन मींस पूरी तरीके से आत्मनिर्भर, किसी दूसरे के ऑर्डर की या दूसरे के हेल्प की कोई जरूरत नहीं। जस्ट लाइक इंडिया इज सॉवरेन कंट्री बिकॉज it has not the need to help with the other countries. The India can take any decisions by itself. He has not to take the permissions from the other countries. भारत को अपने मामले में कोई फैसला लेने के लिए किसी देश से या किसी इंटरनेशनल एजेंसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। अक्सर आपने सुना होगा कि इंडियन लीडर्स या फिर कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पर कोई इंडियन ऑफिसर ऐसा बोलता है कि जम्मू कश्मीर का मामला भारत का अपना मुद्दा है और इस पर किसी तीसरे देश को पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के विवाद को अपने तरीके से सुलझाएगा क्योंकि ये उसका व्यक्तिगत मामला है और भारत एक संप्रभु देश है, सॉवरेन कंट्री है, इसीलिए उसके मैटर में किसी और को नहीं पढ़ना चाहिए। चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, कोई दूसरा देश, उसको बीच में टाइम लाने की जरूरत नहीं है, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। इसी को बोलते हैं सॉवरेनिटी। अपने सारे मैटर्स के लिए खुद सेल्फ डिपेंडेंट होना, उसके लिए किसी और पावर की जरूरत नहीं है कि आप उसके पास जाएं या वो आपकी हेल्प करें। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो नेशन स्टेट को उसके डीपर जो कॉन्सेप्ट है, नॉलेज है और उसकी डीपर वैल्यूज है, उनके साथ में ऐड होता है।